इंट्रोडक्शन, और हम लोग कंपेरिजन किए थे किसके साथ? नॉर्मल ग्रेड नॉर्मल के साथ। ग्रेड के। नॉर्मल ग्रेड। नॉर्मल नॉर्मल ग्रेड के साथ हम लोग कंपेरिजन किए थे, और कंपेरिजन हो गया था। तो फाइनली चलो अब फिर से एक बार आर्किटेक्चर को लेते हुए आज स्टार्ट करते हैं। 3-4 आर्किटेक्चर हम लोग डिस्कस कर लिए थे, लेकिन फिर भी सबसे पहले स्मार्ट ग्रिड का डेफिनेशन अब तुम लोग समझ ही गए हो कि ये क्या है। डिजिटल बेस कम्युनिकेशन सप्लाई कंज्यूमर वाया टू वे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम अलाउ द मॉनिटरिंग करेगा, एनालाइसिस करेगा, कंट्रोल करेगा और कम्युनिकेशन विद इन द सप्लाई चेन टू हेल्प इम्प्रूव इफिशियंसी को इंक्रीज करेगा, रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन एंड कॉस्ट। इसका क्या मतलब है? यदि हम इफिशियंसी इंक्रीज करेंगे मतलब लॉसेस कम होंगे, लॉसेस कम होंगे तो हम लोग का एनर्जी का जो वेस्टेज होता था वही कम हो जाएगा, और उसके चलते जो हम लोग का कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस पे भी कमी आएगी। किसके थ्रू? स्मार्ट ग्रिड के थ्रू। यही बोलना चाह रहा। और साथ में ट्रांसपेरेंसी होगा। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या? रहेगा सब कुछ सामने से, इसमें कोई भी मतलब एथी नहीं सब कुछ रहेगा। दिखेगा। कस्टमर को कितना चार्ज कर रहा है, कौन कितना किस लिए चार्ज कर रहा है, तुमको कोई हिडन चार्जेस नहीं रहेंगे। तुम लोग देखते हो कॉलेज सब में डोनेशन वगैरह सब में हिडन चार्जेस रहते हैं, तो यहाँ कोई हिडन चार्जेस नहीं रहेगा। तुमको सब कुछ दिखेगा कि तुम्हारा बिजली बिल एक दिन का कितना है, एक महीने का कितना है, एक साल का कितना है। और दूसरा है रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई चेन। इसका मतलब क्या हुआ? विश्वसनीयता। विश्वसनीयता मतलब, कहने का मतलब है तुम इस पे डिपेंड रह सकते हो कि भाई आज इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो रहेगा। ऐसे नहीं कि तुम इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड हो और उस दिन इलेक्ट्रिसिटी ना रहे। जैसे मेरे पास अभी इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया, मुझे उम्मीद था कि इस समय तुम लोग का जब क्लास ले रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, लेकिन ये रिलायबल नहीं रहा और इसमें बिजली कट गई है मेरे तक, तो ये रिलायबल है नहीं। यदि स्मार्ट ग्रिड रहता तो मुझे पूर्ण विश्वास होता कि बिजली अभी रहती। और क्या करना है इसके अलावा? अगला जो हम काम करेंगे दैट इज ओवरकमिंग द वीकनेस ऑफ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल ग्रिड। जो पुराना ग्रिड है उसमें जो भी वीकनेस था उनको क्या करेंगे? ओवरकम करेंगे, खत्म करेंगे। तुम लोग आप लिख सकते हो स्मार्ट ग्रिड का डेफिनेशन, कोई तुमसे पूछेगा तो इजीली तुम लोग बता सकते हो। इसके अलावा बहुत से लोग अपना अपना डेफिनेशन दिया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ये अपना डेफिनेशन दिया था। इसी तरह और है देखना, यूरोपियन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म 2006 में एक डेफिनेशन दिया था। तो सब तरह से अलग अलग अपने अपने डेफिनेशन दिए हैं, लेकिन सभी डेफिनेशनों का जो एक कंक्लूजन है ये यही बोलना चाहता है। सब कोई अलग अलग तरीके से स्मार्ट ग्रिड के बारे में जो बताया है, लेकिन फाइनली कंक्लूजन यही है कि स्मार्ट ग्रिड क्या है? टू वे कम्युनिकेशन है। इसमें हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। इसमें क्या होगा? मॉनिटरिंग होगा, एनालिसिस होगा, कंट्रोल होगा, और इम्प्रूव होगा एफिशिएंसी का, रिड्यूस होगा एनर्जी कंजम्पशन, कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी और रिलेबल रहेगा। साथ में जितने भी कमजोरियां थी पुराने इलेक्ट्रिकल ग्रिड में उनको हम क्या करेंगे? ओवरकम करेंगे। इसके बाद आर्किटेक्चर में 7 टाइप के थे। उसमें से पहला बल्क जनरेशन, सेकेंड ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर, मार्केट, ऑपरेशनल एंड सर्विस प्रोवाइडर। सबसे पहले यदि हम किस पे बात करें? जनरेशन पे बात करें। जनरेशन। जनरेशन पे बात करेंगे तो जनरेशन का सीधा सीधी मीनिंग क्या है? टू प्रोड्यूस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना है? प्रोड्यूस करना है।
और इसके लिए कई तरीके हैं, उनमें से जो हमको ज्यादा फोकस करना है किस पे? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। sources. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इस पे हम क्या करेंगे? ज्यादा फोकस करेंगे। ऐसा क्यों? वाई? क्योंकि सर बचाना भी तो है, जो नॉन जैसे कोयला से अगर उत्पन्न करेंगे सही तो है। फिर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा वो। प्रेजेंट है सर। पॉल्यूशन फैलेगा। हम लोग को क्या करना है? फ्यूचर के लिए बचाना है। यस और सर। इन्वायरमेंट से भी सर इको फ्रेंडली ये है। ये प्रदूषण कौन नहीं आ रहा है फैलाता अभी? है ये सर। प्रदूषण नहीं फैलाता है, फ्यूचर के लिए बचा के रखना है, और इजीली इसके चलते अवेलेबल जो है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग को क्या करना है? कम करना है, ताकि जो दिक्कत हो रही है, कार्बन का इमिशन बढ़ रहा है, और अभी गर्मी स्टार्ट हुआ है, देखना 2-4 दिन बाद पेपर में दिखेगा कि पारा 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, इस बार 52.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। विश्व का सबसे हाई टेम्परेचर कहाँ दर्ज किया गया? कौन सा देश में? अफ्रीका। नहीं, अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान में। देख लेना। कितना था सर? वो तो याद नहीं आ रहा, लेकिन बस एक दिन हम करंट अफेयर में ही देख रहे थे, अभी याद नहीं आ रहा है, कभी तुम लोग देख लेना। ठीक है सर। और सर वो उसमें विकास वेस्ट इंडीज जो है सर वो अरे छोड़ो तुम लोग, अब इसके अंदर घुस जाओगे, तुमको पता है। अब इधर आओ। तो जनरेशन के थ्रू हम लोग ने जनरेट किया, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को ज्यादा वैल्यू दिया, इसके लिए क्योंकि हमको पॉल्यूशन फ्री चाहिए, और ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, वगैरह वगैरह जो भी दिक्कत थी उनको ये करना, और फ्यूचर के लिए बचा के रखना। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं किसमें? जनरेशन खत्म, ऑपरेशन। ऑपरेशन डोमेन का हम लोग मेन मोटो क्या है, एम क्या है? जनरेशन के बाद होना चाहिए सर। ट्रांसमिशन होना चाहिए ना सर। सर आसानी ट्रांसमिशन से होना हो, चाहिए। स्मूथ ऑपरेशन तरीके से इजी हो होना चाहिए और सर। डिस्टरबेंस नहीं हो। स्मूथ वर्किंग सर। हम लोग को स्मूथ तरीके से क्या करना है? वर्किंग कराना है, जितने भी वर्किंग करवाना। हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या पावर सिस्टम में यूज करेंगे। और इस दौरान हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग का क्वालिटी मेंटेन रहना चाहिए, वोल्टेज सही रहना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सही रहना चाहिए, 5% के प्लस माइनस से ज्यादा चेंजेस नहीं होना चाहिए। और इस दौरान हमने देखा था फॉल्ट कि सर, फॉल्ट को रिस्टोर करना हाँ चाहिए। फॉल्ट को Maintenance चाहिए। विद इन टाइम में क्या करना है? हमको रीस्टोर करना है। मतलब कहीं भी दिक्कत हो गया तो उसको विद इन सम मिनट्स या सम आवर में हमको क्या करना है? रिज्यूम कर देना है। बल्क जनरेशन देखिए, उस वक्त कस्टमर में हम लोग क्या देखे थे? ऑपरेशन में देख लिया था, इस बहुत सारा था, उनमें से जो भी तुम लोग को काम का लग रहा है, इसमें से कुछ पॉइंट ले लेना। सारे के सारे याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से 3-4 मॉनिटरिंग ले लो, कंट्रोल ले लो, फॉल्ट मैनेजमेंट ले लो, एनालिसिस ले लो, वगैरह वगैरह जो भी जरूरत है, कस्टमर कस्टमर सपोर्ट सपोर्ट। वगैरह, जो काम का चीज है वो ले लेना, सारा का सारा याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग कस्टमर में आए थे। कस्टमर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। 3 प्रकार के, कमर्शियल, रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल। एंड कमर्शियल। और इन लोग का जो एनर्जी लिमिट है कितना कितना है? पहला का सर 20 किलोवाट, दूसरा का 20 से 200 और इंडस्ट्रियल का है मोर देन 200 किलोवाट। मोर देन 200। और फिर कस्टमर के अंतर्गत उस तरह के कस्टमर भी आते थे जो ना केवल कंज्यूम करते हैं, तो साथ में क्या कर रहे थे? नेट भी कर रहे थे। जनरेट कर प्रोड्यूस जनरेट भी कर। कर रहे थे। माइक्रो ग्रिड कर रहे थे सर, माइक्रो जनरेशन। माइक्रो जनरेशन के थ्रू, सोलर, विंड या बायोगैस के थ्रू ये लोग क्या कर रहे थे? जनरेट कर रहे थे। इसके बाद कस्टमर हो गया मार्केट। मार्केट का मेन मोटो क्या है? बाय करना और सोल्ड करना सर एनर्जी को। बहुत बढ़िया, कि अपना मेन मोटो होना चाहिए कि किस तरह से क्या करें, एनर्जी का खरीद और बिक्री होनी चाहिए। मार्केट का एम क्या था? एनर्जी का क्या होना चाहिए? बाय एंड
सेल, ये ढंग से होना चाहिए। मार्केट करने का मतलब है कि अब तुमको इस तरह से मार्केटिंग टीम बनाना पड़ेगा कि ये कनेक्शन ले तुमसे क्या, स्मार्ट ग्रिड का। और स्मार्ट ग्रिड जब आएगा और इसको हम लोग प्राइवेट के हाथ में देंगे तो बहुत से व्यक्ति होंगे, कंपनी XYZ कंपनी होंगी, तो सब लोग अपना अपना मार्केटिंग करेगा कि एक्स वाला कंपनी बताया कि आई एम द बेस्ट, सेकेंड वाला अलग बताएगा। हम लोग भी जैसे तुम लोग के सामने मार्केटिंग कर रहे हैं कि भाई हम लोग बेस्ट पढ़ा रहे हैं, हम ही लोग के पास जुड़ जाओ। इसी तरह से तुम मार्केटिंग में भी ऐसे ही मार्केट होगा कि वो कनेक्शन किसके थ्रू होगा, तुम्हारे थ्रू ही लेगा। और तुम उसको मतलब कन्विंस कर पाओगे कि तुम ही एकमात्र है जो बेस्ट सर्विस दे दोगे। तुम बढ़िया से मतलब जब भी दिक्कत होगा सब प्रॉब्लम को क्या करोगे, सॉर्ट आउट कर दोगे। यही है मार्केट डोमेन का मेन मोटो। यस सर, रिलायबल होगा, हाँ, एफिशिएंसी बेहतर रिलायबल होगा, रहेगा। एफिशिएंसी भी बेहतर रहेगा। ये क्या हो गया, देखो इस तरह से कभी कभी टेक्निकल एरर आते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर का मेन एम क्या था, फुल टनल्स। सर्विस प्रोवाइडर का मेन एम क्या था, इसको इफिशिएंट मैनर में प्रोवाइड किया जा सकता, मतलब कस्टमर तक एफिशिएंट मैनर में प्रोवाइड कराना है। और इसका मेन मोटो है कि हमको कस्टमर को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है सर। सेटिस्फैक्शन कराना है। जब तक कस्टमर खुश नहीं है तुम्हारा सर्विस से, मतलब फिर तो तुम सही से, तुम्हारा स्मार्ट ग्रिड काम नहीं कर रहा है। वो तुमको मतलब तुम्हारा जो हेल्प डेस्क में बार बार फोन कर रहा है, तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो, वगैरह वगैरह बहुत से और भी समस्या हो रही है, तो फिर समझो तुम सर्विस ढंग से प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो। 6:32 में तुम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। देख रहे कितना फाइल है इसके अंतर्गत। सर सर्विस प्रोवाइडर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ आ रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर में आ रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडर के अंतर्गत हम आ रहे हैं। ये कौन क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लास कहाँ पे हो रहा है? अरे भाई तो कभी ज्वाइन तो करो, तब तो पता चलेगा तुम्हें क्लास कहाँ आ रहा है। ये सर्विस प्रोवाइडर का मतलब मेन क्या है, बिजनेस को सपोर्ट करना है। और इसमें प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड कस्टमर तीनों को प्रॉपर सपोर्ट मिलना चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ तुम लोग को प्रोड्यूसर देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये प्रोड्यूसर को किस तरह से हम सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि तुम लोग को स्मार्ट ग्रिड में अब तक तो पता चल गया कि प्रोड्यूसर ना केवल अभी कोई एक स्पेसिफिक कंपनी है, बल्कि प्रोड्यूसर अब तुम लोग भी बन सकते हो। बन सकते हो कि नहीं? यस सर। और अभी डिस्ट्रीब्यूशन में स्मार्ट ग्रिड जब आएगा तो केवल एक व्यक्ति पूरा होल स्मार्ट ग्रिड को रन नहीं करेगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का काम अभी कौन करता है झारखंड में? JUVNL JBVNL JVNL, JU की JUVNL BNL यस ये करता। तो इसी तरह का कोई कंपनी होगी जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखेगी,
प्रोड्यूसर में तो तुम लोग खुद भी रह सकते हो, और कस्टमर तो होगा ही होगा। इन तीनों के बीच क्या करेगा, सामंजस्य स्थापित करेगा, और इन लोगों को जो भी दिक्कत होगी उनके दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा इनके पास बहुत से चैलेंजेस हैं, खासकर सर्विस प्रोवाइडर का, कि भाई किस तरह से हम इसको डायनामिक मार्केट में इकोसिस्टम बनाए। इकोसिस्टम तुम लोग समझते हो, इकोलॉजी से लिया गया एक शब्द है। इकोसिस्टम मतलब एक पर्यावरण में एक मतलब एक सब कोई सभी रहता है प्रकार के प्राणी रहते हैं, तो सबके बीच किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे, इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। सिस्टम। तो वही डायनेमिक मार्केट में इकोसिस्टम बिल्डअप करना सर्विस प्रोवाइडर डोमेन के लिए एक चैलेंजिंग अभी भी है, क्योंकि डायनेमिक मतलब समय के साथ मार्केट तुरंत चेंज होगा। अभी देख रहे हो कि मतलब एनर्जी का कंजम्पशन यदि 5 किलोवाट है, तो अगले ही 1 साल में या 1.5 साल में ये हो गया डबल। और फिर इस दौरान होता है ना, इन लोग का जो वो मतलब सर्विस का लेने का तरीका है वो भी चेंजेस होंगे, बहुत से कंपनी आएंगे। तो इस तरह से मार्केट हमेशा चेंज होता रहेगा। समय के साथ अपने आप को जो चेंज करने की सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी के रूप में जो फेस करेगा वो सर्विस प्रोवाइडर डोमेन ही करेगा। इसमें देख ला, कस्टमर केयर होगा, बिलिंग का एक ऑफिस होगा, इमरजेंसी सर्विस करना पड़ेगा तुमको, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस के लिए तुमको टीम लगाना पड़ेगा। जब भी कहीं कॉल आएगा तुरंत तुमको इंस्टॉलेशन या मैनेजमेंट के मेंटेनेंस के लिए तुमको जाना पड़ेगा, गाड़ी वाड़ी रखना पड़ेगा। बिलिंग तो करना ही है, होम मैनेजमेंट करना ही है, कस्टमर तो साथ में रहेगा ही। यही है सर्विस प्रोवाइडर का डोमेन। जो अब तक हम लोग एक बार भी नहीं देखे थे वो था ट्रांसमिशन डोमेन। अब तक इसको एक बार भी नहीं देखे थे, तो आज थोड़ा सा सुन लो क्या है ट्रांसमिशन डोमेन। इससे पहले थोड़ा सा पानी पीने दो हमको। वाह, अभी भी आदमी ज्वाइन कर रहा है। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कहने का मतलब है कि तुमने कहीं जनरेट किया और इसको कस्टमर तक पहुंचना है, कस्टमर तक पहुंचाना है। तो इसमें जो मेन काम रहेगा किसका, ट्रांसमिशन का रहेगा। और ट्रांसमिशन विभिन्न लेवल में होगा, जो तुम लोग जानते हो, 11 केबी से लेके 25 या 33 केबी में इसमें स्टार्ट होता हुआ ये 400 मतलब 132 से स्टार्ट होगा, और ये चल जाएगा 6 नहीं 765 765 केबी तक जा जाएगा, यहाँ तक चल जाएगा। और फाइनली इसको हम लोग किसको दे देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन वाला को दे देंगे। तो इसमें जो जनरेशन से लेके आना है और डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन तक पहुंचाना है, ये काम है ट्रांसमिशन का। और इस दौरान कभी कभी ये भी है, तुम्हारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत दोनों का ही एक पार्ट होता है स्मार्ट ग्रिड में। एनर्जी का स्टोर, एनर्जी का स्टोर के मतलब है जब तुम बैकअप के लिए कुछ तो रखना चाहो, बैकअप के लिए कुछ एनर्जी तुम हमेशा तुम्हारे पास होना चाहिए। यदि आंधी आ गया, तूफान आ गया, कुछ भी हो गया, ऐसे केस में तुमको बैकअप में एनर्जी रखना पड़ेगा। इस दौरान तुम्हारा जनरेशन हो सकता है ना काम करे, सोलर तो एकदम काम नहीं करेगा, धूप नहीं होगा, विंड वगैरह सब तो तुम इतना तेज हवा होगा कि फिर तुम उसमें बंद करना ही तुम अपने आप को मतलब समझदारी समझोगे। तो तब के केस में क्या करोगे, तुम्हारे पास कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए। हाउ इट इज पॉसिबल बैकअप,
जनरेटर लगा देंगे सर घर में, या फिर इन्वर्टर रहेगा नहीं, छोटा वाला। इसके लिए तुमको कुछ कोशिश करना पड़ेगा। तुम्हारे पास जनरेटर वगैरह सब ये तो फिर वो तो सबके पास रहता ही है। इतना एक है स्टोरेज के रूप में, तुमको बैटरी में तुमको स्टोर करना पड़ेगा। तो बैटरी बैंक चाहिए इसके लिए। यस सर। सबके मतलब जीपी सिमडेगा में तो है, शायद सुने कहीं है बैटरी बैंक। यस सर, है सर, सोलर पैनल वाला। सोलर पैनल पैनल वाला में है। लगा हुआ। हाँ, वही वाला बैटरी बैंक। तो इस तरह से तुमको एक बैकअप भी चाहिए, और ये एक लार्ज अमाउंट में होगा। तो फिर तुमको उसको भी फिर जब जरूरत पड़ेगा ट्रांसमिशन के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचाओगे। ये सारे के सारे ट्रांसमिशन के अंतर्गत ही आते हैं। तो देखो, ट्रांसमिशन किसके किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा? स्टोरेज के साथ करेगा। ट्रांसमिशन में तुमको मेजरमेंट एंड कंट्रोल तो करना ही करना है, और साथ में तुम्हारा फोकस मतलब किसके साथ? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ, जो सब स्टेशन में होगा उसके साथ तुमको कनेक्टेड रहना पड़ेगा। तो ट्रांसमिशन में भी कोई दिक्कत नहीं है किसी को? इस दौरान और एक चीज होता है, कैपेसिटर बैंक। सुने हो ना? रिएक्टिव पावर का कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो इसको क्यों यूज किया जाता है कैपेसिटर बैंक का? क्यों यूज किया जाता है इसका? एनर्जी का स्टोर कर सर, लॉसेस को कम करने के लिए यूज किया जाता है सर। रिएक्टिव इसका पावर कुछ मतलब, याद नहीं। हाँ, सीधा बात इसको मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलोगे तो स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी मतलब रिएक्टिव पावर और रियल पावर में जो मिसमैच हो जाता है, तो उसको पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके तुम्हारा जो स्टेबिलिटी है इसको इंक्रीज करता है कैपेसिटर बैंक के थ्रू। हम लोग सर देखते ये हैं कि लीडिंग पावर फैक्टर देता है सर कैपेसिटर, क्योंकि वहां पर इंडक्टेंस का जो है लैगिंग पावर फैक्टर आ जाता है, तो उसको मैनेज कर लेता है। मैनेज कर लेता है। ये तो पावर फैक्टर इंप्रूव करता है। पावर फैक्टर इंप्रूव करता है, और ये इसका सीधा एक्टिव एंड संबंध रिएक्टिव पावर में था सर। इसका सीधा संबंध स्टेबिलिटी से। और फाइनली आओ, डिस्ट्रीब्यूशन यही है लास्ट। इसके बाद तुम्हारा खत्म आर्किटेक्चर, और उसके बाद हम लोग चलेंगे स्टैंडर्ड ऑफ स्मार्ट ग्रिड में। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी यही काम करेगा। क्या काम करेगा? जो ट्रांसमिशन करके लेके आए हो उसको अब डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंचाएगा। मतलब इसका काम क्या है? कस्टमर को एनर्जी सप्लाई ट्रांसमिशन डोमेन के साथ ज्वाइन करेगा। किसके साथ? ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन डोमेन को कस्टमर डोमेन के साथ जो जोड़ने का काम है, इसका है डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन का है। इसके साथ में ये रन करेगा या मैनेज करेगा मीटरिंग पॉइंट को। मीटरिंग पॉइंट इस तरह से भी समझ सकते हो कि जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है इसी का मेन काम है कस्टमर कितना कंज्यूम कर रहा है, और बदले में हमको कितना जनरेशन मिल रहा है लोकल में। लोकल में कितना जनरेशन मिल रहा है, और यदि जनरेशन और मतलब कंजम्पशन में मिसमैच हो गया, मतलब जनरेशन ज्यादा हो गया और कंजम्पशन कम हो गया, तो तुम क्या करो? उसको भेज दो स्टोरेज डिपार्टमेंट में। ये सारे के सारे मीटरिंग पॉइंट किसके पास होगा? डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन के पास। स्टोरेज कब करेगा तुम लोग को पता चला? अब जब कंज्यूमर से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर जनरेशन ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाए तब। नहीं तो फिर देख रहे हो तुम कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, इसके वजह तुम स्टोर करने लग जाओ तो दिक्कत हो जाएगा। फिर तुम्हारा सिस्टम इकोसिस्टम नहीं चला जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। और साथ में जो
डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन मतलब जो घर में जो जनरेशन करते हैं सोलर के द्वारा, इवेंट के द्वारा। हाँ, वो ओके। सारा के सारा को क्या करना है, ये मैनेज करेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा, पहला तो उसको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू एनर्जी मिलेगा, लेकिन इसके अलावा स्मार्ट ग्रिड में और एक कॉन्सेप्ट है कि ये जनरेशन आदमी घर में भी कर रहा है या लोकल में कर रहा है, तो उस जनरेशन को भी तो लेना है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। और पहला प्रायोरिटी रहेगा ये कि जो लोकल में जनरेट हुआ था उसको लोकल में ही क्या करें, कंजम्पशन करा दें। इसके बावजूद यदि बच जाता है तो कुछ स्टोरेज कर लें, और तो भी बच जाता है तो फिर ट्रांसमिशन लाइन को वापस कर देगा और बोलेगा कि भाई इसको कोई दूसरे शहर में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कहने का मतलब है एक रांची है, रांची में जनरेशन है, तो इस जनरेशन को हम कंज्यूम कहाँ करना कोशिश करेंगे, रांची के एरिया में, रांची के एरिया में। और यदि तो भी बच गया तो स्टोर करो। और इसके बावजूद यदि तुमको लगता है कि और भी सफिशिएंट जनरेशन है तुम्हारे पास, तो बगल वाला शहर जमशेदपुर वाला जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको दे देना, और ये फाइनली जमशेदपुर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये सारा के सारा काम किसके अंतर्गत आता है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत ही आता है। सर सर। फिर से रिपीट कीजिए ना एक बार। हाँ, ये 3 लोगों का कड़ी है। पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किसको कनेक्ट करता है, कनेक्ट ट्रांसमिशन लाइन को डोमेन को किसके साथ, कस्टमर के साथ। समझ सर। और इस दौरान ये क्या करेगा, कहीं जनरेट हो रहा है उसको भी स्टोर करेगा। उसको स्टोर करने की कोशिश करेगा, स्टोर करेगा। यदि जनरेशन ज्यादा हो रहा है तब ये जनरेशन को कोशिश करेगा लोकल में ही, मतलब अपने ही एरिया में कंजम्पशन कराने का, कस्टमर डिस्ट्रीब्यूट करने का। लेकिन इसके बावजूद यदि कुछ एनर्जी बच गया तो उसको बैटरी बैंक के थ्रू क्या करेगा, स्टोर करेगा। और इसके बावजूद यदि इसको लग रहा है कि नहीं तो भी वो ज्यादा है, तो अब लोकली में कस्टमर को भी मिल गया, स्टोर भी कर लिया, इसके बावजूद एनर्जी है इसके पास, तो ये क्या करेगा, ट्रांसमिशन लाइन को वापस एनर्जी भेज देगा, और ये ट्रांसमिशन लाइन कोई बगल वाला शहर को क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा या उसके पास पहुंचा देगा जहां जनरेशन कम हो रहा है। 2 पॉइंट क्लियर हो सर गया। सर Yes, कंज्यूमर बनना क्या होता है? कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है, जो बिजली का उपभोग करता है, वही है कंज्यूमर। घर में तुम उपभोग करता पे ना। हम लोग हम लोग है कंज्यूमर। हाँ, अभी कंज्यूमर के रूप में हम लोग हैं सब, कोई ऐसा नहीं है कि कोई जनरेट कर रहा है। लेकिन स्मार्ट ग्रिड आ जाएगा तो तुम्हारे छत में लगा देना, तो तुम लोग भी एक एनर्जी माइक्रो जनरेशन के अंतर्गत में आ जाओगे। अब एक लास्ट पॉइंट है, देख लेना। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो डोमेन है यही क्लोजली मतलब कम्युनिकेट करता है किसके साथ, ऑपरेशन के साथ, वो भी रियल टाइम में करता है। और इसका सीधा संबंध है डायनेमिक मार्केट के साथ, और कोशिश करेगा कि ये इन्वायरमेंटल रूप में स्मार्ट ग्रिड को रन करें, साथ में सिक्योरिटी बेस्ड फैक्टर पर भी ये ध्यान दे। कहने का मतलब है ऑपरेशनल डोमेन हम लोग जब पढ़ रहे थे तो तुम लोग बहुत सा बड़ा सा चार्ट देखा था, और चार्ट को देख के तुम लोग का दिमाग खराब हो गया था होगा, कितना बड़ा कैसे होगा, कैसे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे कुछ तुम लोग बोल रहा था, कुछ बोला था ऐसा। हाँ सर। तो उसको हेल्प कौन करेगा, सबसे ज्यादा ढंग से हेल्प करेगा डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन ही करेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत वो सारे चीज आते हैं, तुम्हारा सब स्टेशन में आ गया, वहां पर जितना भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, सारा को रन डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत ही करना है तुमको। बगल में तुम्हारे घर में ट्रांसफार्मर है, बगल वाला शहर में है, सब स्टेशन में है।
तो सबसे ज्यादा जो इसका क्लोजनेस होता है कस्टमर के साथ तो है ही, ट्रांसमिशन के साथ तो है ही, लेकिन इसके अलावा ऑपरेशन डोमेन के साथ भी क्लोजली मतलब कंधे से कंधे मिला के हुए चलता है और रियल टाइम में ये कोशिश करता है इसको कि कितना वोल्टेज है, कितना पावर है, सारा की सारा जानकारी उसको देने की कोशिश करता है, उसको हेल्प करता है। सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है किसको, ऑपरेशन डोमेन को, वो डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन ही है। यही था 3 पॉइंट। देखो इसके इसके अंतर्गत तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज रहेंगे, कैपेसिटर बैंक का भी जैसे तुम लोग देखा पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रांसमिशन के साथ तो कनेक्ट करता ही है, ऑपरेशन वाला के साथ इसका अच्छा रिलेशन रहता है, साथ में मार्केटिंग पर भी इसका सीधा असर पड़ जाता है। यदि डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होगा तो मार्केटिंग खराब होना शुरू हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन यदि तुम ढंग से कर ही नहीं पा रहे हो तो फिर मार्केटिंग वाला क्या कर लेगा? आदमी लोग तो इसी को मार्केटिंग वाला को सुनाएगा, भाई तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही से है ही नहीं, तो हम लोग क्यों खरीदें तुम्हारा प्रोडक्ट।